हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की, पार्ट 1 हिस्ट्री का, और पार्ट का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। बेटे, फ्रांसीसी क्रांति की हम 4 वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 5। बेटे, वर्कशीट नंबर 4 में जैसे हमने पढ़ा था जैकोबिन सरकार के बारे में, उसके बाद हमारा आया है उदार गणतंत्र की बारी। ये हमारा कब से कब तक चला है? ये हमारा चला है 1794 से लेकर 1799 तक। इसमें नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। बेटे, कन्वेंशन मैंने आपको बताया था कैसे क्या होता है कन्वेंशन। जैसे हमारी संसद होती है वैसे ही कन्वेंशन है। अब यहाँ पर इन्होंने एक नया ट्रिक अपनाया कि अगर हम एक राजा को सारी शक्तियाँ दे देते हैं तो वो मतलब बहुत कट्टर हो जाता है, मीन्स वो अपना ही चलाने लग जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पर एक स्कीम लगाई गई कि हम एक के हाथ में शासन ना देके हम 5 सदस्यीय निदेशक मंडल बनाएंगे। मतलब 5 सदस्यों की एक टीम बनेगी जो पूरा मतलब संविधान और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चलाएगी। तो इसी जो निदेशक मंडल को बोला गया डायरेक्टरी। मतलब अब एक जने के हाथ में अगर दे देते थे वो राजतंत्र बन जाता था और वो इतना ज़्यादा मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाता था। तो इसीलिए उस सिस्टम को हटाकर, राजतंत्र को हटाकर अभी जो गणतंत्र वाला दौर आया था, तो इसीलिए इसमें 5 जनों को शक्तियाँ सौंपी गई। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो 1795 से लेकर 1799 तक चला। ये भी बेटा शासन ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि इसका भी शासन जो था अव्यवस्थित था और कठिनाइयों से भरा था। अब इसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ थी, चलिए वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो था कि बेकारी बढ़ रही थी इस टाइम पर, व्यापार ठप पड़े हुए थे, और जो डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे। मतलब जनता पहले से ही परेशान थी। उन्होंने किसी तरह विश्वास करके एक डायरेक्टरी को बनाया कि चलिए हमें कुछ उम्मीद मिलेगी, हमारा देश अब सही चलेगा। लेकिन उसके भी सदस्य कैसे निकले? अनुभवहीन निकले, अयोग्य निकले और भ्रष्ट निकले। और इस टाइम पर भी युद्ध चलते रहे, तो पूरे देश में अभी भी अव्यवस्था का ही रहा युग। इस टाइम पर भी काफ़ी अव्यवस्था फैलती रही। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ गई, व्यापार ठप हो गया और विदेश नीतियाँ भी काफ़ी कमज़ोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की फिर से आस लगा बैठी कि अब हमें हमारे देश को आए कोई ऐसा एक हीरो बनकर आए जो हमारे देश को संभाले, क्योंकि अब ये गणतंत्र भी धीरे धीरे फेल होता दिख रहा था। अब इस काल में नेपोलियन प्रथम उभरा। इसने क्या किया? फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और विदेशी जो बाहरी शक्तियां थी उनको इसने परास्त किया। मतलब एक तरह से ये इस टाइम पर हीरो बनकर उभरा। इसने फ्रांस के सम्मान को वापस से थोड़ा स्थापित किया, मींस थोड़ी सी फ्रांस की बागडोर को संभाला, देश को अपनी तरफ इसने कंट्रोल किया और लोगों का समर्थन इसने पाया। अब इस तरह से जब नेपोलियन प्रथम ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया तो किस चीज़ का अंत हुआ? डायरेक्टरी के शासन का अंत कर उसने नेपोलियन प्रथम ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरह बेटे, अब यहाँ पर आपने देखा डायरेक्टरी शासन का भी अंत हो गया। अब फिर से क्या आ गया? राजतंत्र। और राजतंत्र में कौन आया? नेपोलियन प्रथम। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना और 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। मतलब 1804 में वो सम्राट वापस से बन गया। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। मतलब अब फिर से सारा कंट्रोल एक जने के हाथ में आ गया और राजतंत्र का ही रूप बन गया फिर से। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। मतलब नेपोलियन बहुत तेज था। इसने खाली फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अपना असर दिखाया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बट उसने भी एक गलती की। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहाँ सर्दी थी बहुत और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। मतलब उसकी जो सैनिक बल था वो कमज़ोर हो गया। यहाँ से उसका पतन होना शुरू हो गया, मीन्स यहाँ से वो डाउन होना शुरू हो गया। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेट हिलना में बंदी बना दिया गया। कहाँ बंदी बनाया गया बेटा? उसको
सेंट हेलेना में, क्योंकि वहाँ पर इसकी सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी और 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। लेकिन बेटा नेपोलियन ने पूरे फ्रांस पर अपना अच्छे से कंट्रोल किया। उसके बाद लेकिन एक गलती इसने की जिसकी वजह से ये हार गया और उसकी मृत्यु होगी। लेकिन इसने एक नेपोलियन कोड बनाया, सबसे इम्पोर्टेंट काम इसने जो किया। बल्कि ये जो नेपोलियन कोड है इसको हम सिविल कोड भी कह सकते हैं। मीन्स इसने पूरे फ्रांस में एक सिस्टमैटिक कानून व्यवस्था लागू की। उसको देखकर बाकी देश भी इससे प्रभावित हुए, जैसे ऑस्ट्रिया कोड भी बना, जर्मन कोड भी बना। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया। इस कानून के आने के बाद बेटा पूरा फ्रांस एकता के सूत्र में बंधता नजर आया, क्योंकि फ्रांस में जितने भी राज्य थे सारे राज्यों में एक कानून, एक शासन और एक नियम चले। अब इसमें जो उसने संहिता में बनाए थे रूल्स वो देखते हैं। जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए गए। राजा का बेटा राजा, अब ऐसा नहीं चलेगा। योग्यता के आधार पर अब सबको पोस्ट दी जाएगी। सेकंड पॉइंट, इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई। नेपोलियन के तहत अब उसने धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई। किसी को भी कोई भी धर्म मानने का अधिकार था, लेकिन सरकारी नौकरियां उनको ही मिलेंगी जो योग्य होंगे। ऐसा नहीं है कि ऊंचा धर्म है या हाई पोस्ट पर या पैसे वाले लोग हैं उनको जॉब मिल जाएगी, नहीं, जो कैपेबल होंगे उन्हीं को दी जाएगी। ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। अब जो भी ओपन कोर्ट की तरह से एक बना दिया गया, किसी को भी कोई तकलीफ है उसका फैसला सबके सामने किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। कानून के सामने सब व्यक्ति समान है, ये रूल भी बनाया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना मैं पहले कभी नहीं था। व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब है जिसके पास अगर कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन को खुद राजा भी नहीं छीन सकता। इतनी ज़्यादा पावर्स उसको दी गई कि जिसकी चीज़ है वो उसी की रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन प्रथम का सबसे जो स्थायी कार्य था वो यही था। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है। मैंने जितने भी जो काम किए, मेरा जो असली गौरव है, मैंने 40 युद्ध लड़े, लेकिन उसमें नहीं है मेरा गौरव। मेरा प्राउड जो है वो मेरी विधि संहिता ही है। जो मैंने रूल्स बनाए हैं वो ही सबसे ज़्यादा सही हैं, जो मुझे मैं उन पर मैं प्राउड फील करता हूँ, जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। ये रूल्स जो हैं कभी ना मिटेंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे। और ऐसा ही हुआ वास्तविक में। ये रूल्स पूरे फ्रांस में, बल्कि फ्रांस से और देशों ने भी इनको फॉलो किया। बेसिकली इनको सेम ना कर अपने अकॉर्डिंग बनाया गया, लेकिन जो कोड था नेपोलियन कोड, सिविल कोड, यहीं से ये पॉलिसी चली थी। चलिए बेटा इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। बेटा जैसे हमने पढ़ा था, डायरेक्टरी के शासन में युद्ध की समस्या सबसे पहला। उस टाइम युद्ध चल रहे थे जिसकी वजह से अव्यवस्था फैलती जा रही थी। डायरेक्टरी के सदस्य जो अनुभवहीन थे, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। डायरेक्टरी के सदस्य अयोग्य तथा भ्रष्ट थे, वो खुद ही कैपेबल नहीं थे। और उस टाइम इतनी बेरोजगारी थी और कमज़ोर विदेश नीतियाँ थी। तो डायरेक्टरी के शासन का विफल होने में ये 5 पॉइंट्सों का योगदान है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। नेपोलियन ने कैसे कंट्रोल किया शासन पर। नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया। सबसे पहले उसने डायरेक्टरी शासन को अंत किया। दूसरा, 1799 में नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। तीसरा पॉइंट, 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। और फोर्थ पॉइंट, नेपोलियन ने सैन्य अभियानों के द्वारा फ्रांस और स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाया। इसने सबसे पहले तो नेपोलियन कोड बनाया था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी के तहत इसने सारा सिस्टमेटिक काम किया। इसीलिए इसको 1804 नेपोलियन कोड भी कहा जाता है और 1804 सिविल कोड भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नेपोलियन संहिता का महत्व क्या है। नेपोलियन संहिता ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पूरे राज्य में, पूरे देश में एक कानून होगा तो सभी एकता के सूत्र में बंधेंगे और सभी में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी।
पॉइंट नंबर 2, इससे प्रशासन सरल हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम अब रूल्स को, नियम्स को लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। हर जगह पर सेम अपराध का सेम ही मतलब पनिशमेंट थी, सेम पनिशमेंट। यह एक राष्ट्र एक कानून की तरफ एक बड़ा कदम था। नेपोलियन संहिता ने लोकतंत्र के लिए नींव तैयार की। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, क्यों? अगर हम भी अपने बारे अब सोचेंगे इस तरह से, अगर हमारे भी सिस्टम में अगर कोई एक सबके लिए समान कानून नहीं होगा तो बेटा अपने देश में भी अव्यवस्था फैल जाएगी और हम भी परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे विचार में नेपोलियन संहिता में दिए गए कानूनों में से धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता का काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। क्यों काफ़ी महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसी से सबने अपने आप को समान समझा कि अगर ये गलती करेगा तो इसको पनिशमेंट मिलेगी और दूसरा गलती करेगा तो उसको भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही लोकतंत्र तथा समानता के लिए बहुत बड़े कदम हैं। बेटा इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।